हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश ए टू जी बाय मयंक वैद। दोस्तों, हम आज इस वीडियो में स्टैंडर्ड 10 सोशल साइंस गुजरात बोर्ड का चैप्टर नंबर 5 डिस्कस करने वाले हैं, जिसका टाइटल है इंडियाज हेरिटेज इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। मतलब ये हुआ कि एंशियंट इंडिया में साइंस एंड टेक्नोलॉजी के डिपार्टमेंट में इंडिया ने क्या क्या प्रगति की थी, क्या क्या अचीवमेंट हासिल किए थे, उसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो चलो शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 5 साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंडियाज हेरिटेज। सो द फर्स्ट टॉपिक, definition of science and technology or explanation of terminology science and technology. So let's see what it is. Science means systematic knowledge and technology means practical utility, I mean practical application of the systematic knowledge. तो साइंस क्या है? साइंस हकीकत में सिस्टमेटिक नॉलेज है। अब यहाँ पे सिस्टमेटिक नॉलेज का मतलब एक पूरा प्रोसीजर रहता है। जैसे आप कोई एक्सपेरिमेंट करते हो तो एक्सपेरिमेंट में सबसे पहले आपके पास अजम्पशन होता है, फिर अजम्पशन से आगे आप सर्टेन प्रोसीजर फॉलो करते हैं और एंड में आपके पास फाइंडिंग या तो कंक्लूजन्स आता है जो ये डिफाइन करता है, जो ये प्रूव करता है कि आपका जो अजम्पशन है वो राइट है या रॉन्ग। तो साइंस जो है वो पूरा लॉजिक के बेस है। यहाँ पे हर एक चीज को आप प्रूव कर सकते हो, जहाँ पे LHS इज इक्वल टू RHS प्रूव हो सकता है, तो उसको बोला जाता है सिस्टमेटिक नॉलेज। whereas टेक्नोलॉजी मीन्स प्रैक्टिकल यूटिलाइजेशन ऑफ द सेम सिस्टमेटिक नॉलेज। अच्छा, ये साइंस से एक स्टेप आगे है। अच्छा, इसको समझने के लिए एकदम सिंपल सा मैं एग्जांपल आपको देता हूँ। जैसे ये है न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। क्या है न्यूटन का तीसरा मोशन का लॉ? जिसमें बोला गया है कि एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो ये हो गया हमारा साइंस। अब यही चीज को अगर आपको प्रैक्टिकली समझना है तो आप एक काम कीजिए, आपके बगल में जो बंदा बैठा है उसको खींच के एक झापट लगाओ और उसका रिएक्शन क्या आएगा? वो आपको उतने ही जोर से 2 झापट लगाएगा। तो ये हो गया इसका एप्लीकेशन। हमारा लॉ था और जब हमने इसको प्रैक्टिकल समझ लिया, जब हमने इसको महसूस किया, तो वो हो गया टेक्नोलॉजी। सो अगेन, science means systematic knowledge, whereas application of this systematic knowledge is known as technology. Scientific discoveries and technological innovations have brought the nations closer. Scientific discoveries and technological innovation ने कहीं ना कहीं दुनिया के अलग अलग nations को नजदीक लाके रख दिया. This also led to increase in cooperation among different nations. Countries have become oriented towards peaceful coexistence. Science and technology have brought about the progress of human civilization and development of economics of the countries of the world. तो साइंटिफिक डिस्कवरी ने अलग अलग नेशंस को नजदीक ला के रख दिया और कहीं ना कहीं ये टेक्नोलॉजी एंड साइंस के चलते हुआ ये कि जो वसुधैव कुटुंबकम यानी कि ग्लोबलाइजेशन का सेंटिमेंट है वो ज्यादा स्ट्रेंथन होता गया। लोगों ने ये समझ लिया कि हमको अगर आगे बढ़ना है तो साइंस का कंस्ट्रक्टिव यूज करना पड़ेगा, ना कि डिस्ट्रक्टिव। क्योंकि अब तक दुनिया ने 2 वर्ल्ड वॉर या दोनों वर्ल्ड वॉर के रिजल्ट देखे हुए थे और इनको ये पता लग गया था कि अगर हमने साइंस का सही इस्तेमाल किया तभी जाके हमारा सिविलाइजेशन बेहतर हो सकता है, तभी जाके हमारा लाइफ पीसफुल हो सकता है। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने दुनिया में ये क्रांतिकारी परिवर्तन ला के रख दिया कि हमें उसका सही इस्तेमाल कैसे करना है। और इसीलिए सबसे पहले हमने साइंस को जाना, यानी कि सिस्टमेटिक नॉलेज, एटम क्या है, एटम काम कैसे करता है, हमने एटम बॉम्ब बना लिया, फिर हमने एप्लीकेशन किया कि एटम बॉम्ब को हमने हिरोशिमा नागासाकी पे फेंका और उसके जो रिजल्ट्स आए तब हमको पता चला कि भाई ये टेक्नोलॉजी, ये साइंस का सही इस्तेमाल नहीं है। अगर हमको एटॉमिक रिएक्शन के बारे में पता है तो हमें उसका डिस्ट्रक्टिव यूज ना करके उसका कंस्ट्रक्टिव यूज करना पड़ेगा। सो दैट इज व्हाट साइंटिफिक डिस्कवरीज एंड टेक्नोलॉजी brought on the table of human civilization development. The great sages of
ancient India have gifted invaluable heritage of science to the world. They have made outstanding contribution in the field of metallurgy, chemistry, medical science and surgery, mathematics, physics, astronomy, astrology and वास्तु शास्त्र. अब देखो मैंने यहाँ पे जो रेड कलर से हाईलाइट किए वर्ड्स हैं वो शायद आपको समझने में दिक्कत हो सकती है और इसीलिए नीचे यहाँ पे ये सारे रेड कलर से हाईलाइट किए हुए वर्ड्स के मीनिंग भी दे के रखे हैं. इसमें सबसे पहला वर्ड है सेजेस. यहाँ पे सेज का मतलब होता है अ पर्सन हु इज प्रोफाउंडली स्कॉलर और वाइज और अ ग्रेट फिलोसोफर, जिसको हम बोलते हैं ज्ञानी. तो एंशियंट इंडिया में हमारे जो महर्षिज थे, हमारे जो ऋषिज थे, वो काफी स्कॉलर्स थे, वो काफी ज्ञानी थे. तो इनके लिए ये वर्ड इस्तेमाल होता है सेजेस, बिकॉज दे वर द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट ऑफ एंशियंट इंडिया हु आर वेरी फेमिलियर विद द साइंस एंड टेक्नोलॉजी. सो ये हुआ सेजेस. फिर दूसरा वर्ड है मेटलर्जी. मेटलर्जी होता है साइंटिफिक स्टडी ऑफ मेटल्स एंड देयर यूसेज. यानी कि आप नेचर में कोई भी मेटल लेते हो तो वो हमेशा रॉ या इम्प्योर फॉर्म में होता है. फिर आपको वो ओर पे पर्टिकुलर प्रोसेस करके वहां से आपको प्योर मेटल एब्स्ट्रैक्ट करना होता है. तो ये आता है मेटलर्जी के सेक्शन में. उसके साथ साथ मेटलर्जी में एलॉय का भी इस्तेमाल आता है. यानी कि अगर आपको कोई भी एलॉय मेटल बनाना है तो आप क्या करोगे कि एक पर्टिकुलर मेटल में दूसरा मेटल ऐड करोगे या दूसरे सब्सटेंस ऐड करोगे. तो ये सारी चीजें आती है मेटलर्जी में. और आप उसको नो केमिस्ट्री का ही एक ब्रांच बोल सकते हो. फिर दो टर्मिनोलॉजी जिसमें काफी सारा कंफ्यूजन हमेशा से रहता है, जिसमें से एक है एस्ट्रोनॉमी और दूसरा है एस्ट्रोलॉजी. अब एस्ट्रोनॉमी का मतलब होता है साइंटिफिक स्टडी ऑफ स्टार्स, प्लैनेट्स, सेलेस्टियल एंड ऑल सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स. एस्ट्रोनॉमी जिसको हम बोलते हैं खगोल विज्ञान. और दूसरा है एस्ट्रोलॉजी. एस्ट्रोलॉजी का मतलब है अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ इफेक्ट ऑफ स्टार्स, प्लैनेट्स एंड सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट ऑन ह्यूमन लाइफ, जिसको बोलते हैं ज्योतिष शास्त्र. तो अगेन एस्ट्रोनॉमी खगोल शास्त्र, एस्ट्रोलॉजी ज्योतिष शास्त्र. अगर आप बेजान दारू वाला की बात करते हो तो उनका कनेक्शन है एस्ट्रोलॉजी से, वो आपका भविष्य बताएंगे. जबकि सुनीता विलियम्स उनका कनेक्शन है एस्ट्रोनॉमी से. और फिर एक लास्ट टर्म है वास्तु शास्त्र. वास्तु शास्त्र का मतलब होता है साइंस ऑफ आर्किटेक्चर, जहां आप छोटी मोटे अलग अलग टाइप्स की बिल्डिंग्स बनाते हो, वो सारी बिल्डिंग का नो डिजाइन, वो सारी बिल्डिंग का एस्थेटिज्म, वो सारी चीजें आती है वास्तु शास्त्र में. तो हमारे जो एंशियंट स्कॉलर्स थे, हमारे जो ऋषिज थे, इन्होंने साइंस के ये सारे पहलू पे, चाहे वो केमिस्ट्री हो, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे वो मेडिकल साइंस एंड सर्जरी हो, वो सारी चीजों में एक तरीके से एक्सपर्टीज हासिल करके रखी थी. Modern researchers prove that ancient India had scientific attitude with religious outlook. India's ancient knowledge has been accepted by the world. India's blending of science and religion, traditional values, and practical knowledge is rarely witnessed in any other country of the world. यहाँ पे blending का मतलब होता है mixing. तो हमने साइंस को रिलीजियन के साथ या तो ट्रेडिशनल वैल्यूज के साथ कुछ प्रैक्टिकली ऐसे मिक्सअप किया कि जो झोल बना, यानी कि जो फाइनल प्रोडक्ट, फाइनल जो ब्लेंड बना, वो काफी नायाब या काफी समझने वाला था. जैसे आप एक कॉमन सा चीज ले लो, तुलसी. अब तुलसी के काफी सारे आयुर्वेदिक प्रॉपर्टीज है, पर हमने इसको रिलीजन के साथ जोड़ दिया. और आप ऐसे ही आप दूसरा चीज ले लो. जनरली ऐसा बोला जाता है कि भाई आपको कोई भी पौधा है, स्पेशली फूल वाला पौधा है, तो फूल आपको इवनिंग के बाद, यानी कि जैसे ही सूरज ढलता है, सूरज ढलने के बाद आपको कोई भी फ्लावर प्लक नहीं करना चाहिए. दिस इज वन ऑफ द रिलीजियस बिलीव्स दैट वी हैव. अब यहाँ पे एक सिंपल सा कैलकुलेशन है कि अगर कोई भी फ्लावर है, उसके इर्द गिर्द कीड़ा या कोई भी नो इंसेक्ट है, तो आपको अंधेरे में वो दिखाई नहीं देगा. और इसीलिए हमने इसको जोड़ दिया कि भाई शाम के वक्त, यानी कि अंधेरा
होने के बाद आप ऐसे फ्लावर को प्लक नहीं कर सकते। वैसे ही मैं तुलसी के बारे में भी बोल रहा था कि तुलसी के काफ़ी सारे नो मेडिसिनल यानी कि हर्बल प्रॉपर्टीज़ भी है, पर हमने इसको रिलीजन के साथ जोड़ दिया है। भगवान श्री कृष्ण का मैरिज हुआ था तुलसी के साथ और हम ये त्योहार भी मनाते हैं तुलसी विवाह। तो ये सारी चीज़ों को परफेक्टली ब्लेंड करके रखा था हमारे सेजिस ने, हमारे ऋषि मुनिज ने, और इसीलिए हमारे यहाँ साइंस और रिलीजियन के बीच में एक जो छोटा सा फासला है वहां से निकलता है स्पिरिचुअलिज्म। दैट इज एक्चुअली ए वंडरफुल ब्लेंड ऑफ साइंस, टेक्नोलॉजी एंड इट्स प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन। आप उसको दूसरे तरीके से बोलो तो हमारे स्कॉलर्स ने, हमारे इन एंसेस्टर्स ने ये बात को अच्छी तरीके से समझ भी लिया था और हमको समझा भी लिया था कि भाई हकीकत में स्पिरिचुअलिटी क्या है, और स्पिरिचुअलिटी के बेस में कहीं ना कहीं अगेन साइंस एंड टेक्नोलॉजी का ही कंट्रीब्यूशन रहता है। कंट्रीब्यूशन मेड बाय एंशिएंट इंडिया इन मेटलर्जी। मेटलर्जी के फील्ड में एंशिएंट इंडिया में क्या अचीवमेंट, क्या उपलब्धियां हासिल हुई थी उसके बारे में देखते हैं। So ancient India has made extraordinary progress in the field of metallurgy. A metallic idol of female dancer was discovered from ancient Indus Valley civilization. Many statues of Lord Buddha belonging to Kushan period were found at Takshashila. Numerous metal idols were made in South India during the Chol period. तो एंशियंट इंडिया में इंडस वैली सिविलाइजेशन से के जो अर्लियर एग्जावेशन है वहां से हमको पता चलता है कि इवन इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों को भी मेटलर्जी का नॉलेज था। और एग्जावेशन के दौरान हमको सबसे पहला एक फीमेल डांसर का मेटल आइडल मिला, उससे ये बात पुख्त होती है, इससे ये बात प्रूव होती है। उसके बाद कुषाण पीरियड में भी लॉर्ड बुद्धा के काफी सारे मेटल स्टैच्यूज बनाए गए और तक्षशिला के आजू बाजू के एग्जावेशन के दौरान ये सारे मेटल स्टैच्यूज हमको मिले हैं। इतना ही नहीं, साउथ इंडिया में चोल पीरियड के टाइम पे भी अलग अलग मेटल आइडल्स को बनाया गया। तो ये सारी चीजें एक ही दिशा में हमको पॉइंट आउट करती है कि एंशियंट इंडियन जो थे वो मेटलर्जी में काफी एक्सपर्टीज लेके बैठे थे, उनको काफी इन डेप्थ नॉलेज था मेटलर्जी के बारे में। The metal statue of Ram the Archer is also well known preserved in a museum at Chennai. The statue of Nataraj is a masterpiece of sculpture, is famous all over the world. It is preserved in the same museum of Chennai. Artistic metal statues of gods and goddesses, birds and animals, metal lamps, and betel nut crackers are the other example of metal art. इतना ही नहीं, मेटल के फील्ड में एंशियंट इंडिया में काफी सारी अलग अलग चीजें मेटल से यानी कि अलग अलग धातु से बनाई जाती थी, जिसमें हमने अलग अलग मूर्तियों के बारे में, चाहे वो लॉर्ड बुद्धा की मूर्त हो या काफी अलग अलग चीजें, उसके बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया। अब इसमें जो पायोनियर है, राम द आर्चर यानी धनुषधारी राम का एक मेटल स्टैच्यू है जो आज चेन्नई के म्यूजियम में रखा हुआ है संभाल के। वो भी एक देखने लायक चीज है और उससे हमें पता चलता है कि एंशियंट इंडिया में मेटलर्जी के फील्ड में क्या काम हुआ था। और वैसे ही और ज्यादा फेमस एक मेटल स्टैच्यू है नटराज का, जहाँ पे महादेव जी वो डांसर के फॉर्म में दिखाए गए हैं और वो भी चेन्नई के म्यूजियम में रखा गया है, जहाँ पे वो धनुर्धारी यानी कि धनुष वाले राम जी का स्टैच्यू है। इतना ही नहीं, अलग अलग भगवान देवी देवताओं के, बर्ड्स के, एनिमल्स के, अलग अलग पक्षियों के, अलग अलग प्राणियों के भी मेटल स्टैच्यूज हमको देखने को मिले हैं। इतना ही नहीं, मेटल लैम्प्स एंड बीटल नट क्रैकर, शायद ये दोनों वर्ड्स आपके लिए नए हो सकते हैं। मेटल लैम्प यानी कि दिया जलाने का जो कोई भी एक मैकेनिज्म है, जो मैंने यहाँ पिक्चर में दिखाया गया है, जो पीछे वाला जो बड़ा छेद है वहां से ऑयल डालते हैं और आगे वहां पे बाती रखते हैं और उसको जलाया जाता है।
इलेक्ट्रिसिटी जब नहीं था तब ऐसे दिए काफ़ी पॉपुलर थे, तो ये भी मेटल से बनता था। फिर दूसरा है बिटल नट क्रैकर, जो नट क्रैक करने, सुपारी तोड़ने के लिए जो इस्तेमाल होता है, जिसको सूडी बोला जाता है, वो भी मेटल से बनते हैं और वो काफ़ी आर्टिस्टिक, आप दोनों चीज़ों को देखो, ये काफ़ी आर्टिस्टिक है। उससे पता चलता है कि इनको ये मेटल के सिर्फ इस्तेमाल के बारे में नहीं पता था, इसको एस्थेटिकली यानी कि देखने से ही आपको बड़ा खूबसूरत सा दिखे, वो कैसे किया जाए उसके बारे में भी पता था। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक, डेवलपमेंट इन केमिस्ट्री इन एंशिएंट इंडिया। केमिस्ट्री में भी इंडिया ने काफी सारा नॉलेज गेन करके रखा था, वो क्या था? अब उससे पहले थोड़ा एक एडिशनल इंफॉर्मेशन, केमिस्ट्री को एंशिएंट इंडिया यानी कि संस्कृत में बोला जाता है रसायन शास्त्र। और रसायन शास्त्र ये वर्ड रस से बनता है और रस का मतलब होता है लिक्विड या मोर प्रिसाइजली मर्क्यूरी। और मर्क्यूरी सिर्फ एक ऐसा मेटल है जो लिक्विड स्टेट में देखने को मिलता है, बाकी सारे आपको जो मेटल्स है वो हमेशा सॉलिड फॉर्म में देखने को मिलेगा। और केमिस्ट्री का बेस ही एंशिएंट इंडिया में मर्क्यूरी के बेस पे था, ये रस के बेस पे था और इसीलिए इसको बोला गया है रसायन शास्त्र। और ये मर्क्यूरी पे काफी सारे एक्सपेरिमेंट और काफी सारा इन डेप्थ नॉलेज रिटर्न फॉर्म में अगर सबसे पहले एंशिएंट इंडिया में किसी ने दिया है तो वो था आचार्य नागार्जुन, जिसको नो पायोनियर इन द फील्ड ऑफ केमिस्ट्री एज फार एज एंशिएंट इंडिया इज कंसर्न, ऐसा भी बोला जाता है। So the progress made in the ancient India in the field of chemistry is given below, जिसमें सबसे पहला, नालंदा यूनिवर्सिटी हैड इट्स ओन स्कूल ऑफ केमिस्ट्री एंड फर्नेस फॉर स्टडी एंड रिसर्च। नालंदा यूनिवर्सिटी, जैसे आजकल हम फर्दर स्टडीज के लिए अब्रॉड जाते हैं, अमेरिका जाते हैं, यूएस जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया, लंदन जाते हैं, वैसे ही पुराने टाइम में सारी दुनिया से लोग यहाँ पढ़ने के लिए आते थे। उसका मतलब ये हुआ जैसे आज ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज का यूनिवर्सिटी का जितना स्टेटस है, वैसा ही स्टेटस एंशिएंट इंडिया में नालंदा, तक्षशिला, वल्लभी ऐसी यूनिवर्सिटीज का था। तो उसमें से एक नालंदा यूनिवर्सिटी में तो केमिस्ट्री का एक अलग सा डिपार्टमेंट था। और इतना ही नहीं, वो केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में एक फर्नेस भी था जो स्टडी और रिसर्च के पर्पस के लिए बनाया गया था। अब फर्नेस होता है भट्टी, ये जो मैंने पिक्चर में दिखाया है ये कॉमन यानी कि खुला भट्टी है, और दूसरा जो एरो करके दिखाया है वो चालू कंडीशन में, यानी कि इसमें से ऑलरेडी हीट प्रोड्यूस किया गया है, तो ये भट्टी यानी कि फर्नेस है। तो ऐसी फर्नेसेस नालंदा यूनिवर्सिटी में मौजूद थी और ये यही चीज को दिखाता है कि केमिस्ट्री में हमने मेटलर्जी के जैसे ही काफी सारा प्रोग्रेस किया था। नागार्जुन was the principal, I mean Acharya of chemistry at the university what you call नालंदा। तो नालंदा यूनिवर्सिटी में नागार्जुन वो आचार्य यानी कि प्रिंसिपल या आप बोल सकते हो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट रह चुके थे। ही हैज रिटन रस रत्नाकर एंड आरोग्य मंजरी, इन्होंने दो पॉपुलर बुक्स लिखी जिसमें से एक का नाम है रस रत्नाकर और दूसरे का नाम आरोग्य मंजरी। He had advocated the use of allopathy with herbal medicines. He was the first one to use mercury ash as a medicine. The description of main ras, uparas, 10 types of poisons, as well as various types of salts and ash of minerals is seen in chemistry. तो ये आचार्य नागार्जुन ये दुनिया के पहले ऐसे इंसान थे जिन्होंने कोई भी डिसीज के ट्रीटमेंट के लिए एलोपैथी दवा और उसके साथ ही साथ हर्बल दवाई दोनों का जिक्र या दोनों के बारे में कहा कि अगर आपको बेस्ट रिजल्ट चाहिए कोई भी डिसीज के क्योर या ट्रीटमेंट में तो आपको सिर्फ एलोपैथी या सिर्फ हर्बल मेडिसिन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, पर उसके कॉम्बिनेशन में अगर आप काम करते हो तो आपको इफेक्टिव और स्पीडी रिजल्ट मिल सकता है। इन्होंने सबसे पहले मर्क्यूरी ऐश को
दवाई के तौर पे इस्तेमाल किया। मैंने जैसे आगे बोला कि केमिस्ट्री को संस्कृत में बोला जाता है रसायन शास्त्र, और रस का मतलब ही होता है मर्क्यूरी। तो इन्होंने मर्क्यूरी में से दवाई भी बनाई। द डिस्क्रिप्शन ऑफ रस, उपरस, एक ही पर्टिकुलर मेटल में से आप अलग अलग चीज़ों को एब्स्ट्रैक्ट करते हो, डिस्टिलाइजेशन करते हो, या कोई और प्रोसेस के उसमें से कोई नया कॉम्बिनेशन बनाते हो, उसको बोला जाता है उपरस। और इतना ही नहीं, इन्होंने अलग अलग 10 तरीके के जहर को भी परखा और उसके बारे में भी दुनिया को नॉलेज दिया। So he had also given a description of 10 poisons. Not only that, different types of salts and ash of mineral is also demonstrated in chemistry. Chemistry में अलग अलग तरीके के salts के बारे में या mineral ash के बारे में भी दिखाया गया है। The copper statue of Lord Buddha at Sultanganj in Bhagalpur district of Bihar is 71.5 feet high and weighs 1 ton. Another statue of Buddha at Nalanda is 18 feet high. The victory pillar built by Chandragupta II, which is made of iron, has not corroded, though made 100 years ago. This reflects the expertise of ancient India in alchemy. तो भागलपुर डिस्ट्रिक्ट के सुल्तानगंज नाम के एक जगह पे, जो बिहार से बिलोंग करता है, वहां पे बुद्ध का कॉपर स्टैचू देखने को मिलता है और इसका हाइट 71.5 फीट है। अब ये हाइट का अंदाजा लगाने के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि मल्टी स्टोरी बिल्डिंग होता है, वहां पे एक स्टोरी यानी कि एक मंजिला, वहां पे डिस्टेंस सीलिंग और फ्लोर यानी कि ये ऊपर से नीचे का डिस्टेंस 10 फीट होता है, यानी कि 10 फीट इज इक्वल टू 1 स्टोरी। तो 100 फीट है, उसका मतलब ये हुआ कि वहां पे 10 फीट का बिल्डिंग होगा। तो इसके हिसाब से 71.5 फीट यानी कि ऑलमोस्ट 7 स्टोरी बिल्डिंग। 7 स्टोरी यानी कि 7 मंजिला कोई इमारत है, उसके हाइट का ये लॉर्ड बुद्ध का कॉपर का स्टेच्यू था। मतलब समझो कितना बड़ा स्टेच्यू, और उसका वेट भी था 1 टन। ऐसा ही एक छोटा सा दूसरा बुद्ध का स्टेच्यू नालंदा से मिला है, जिसका हाइट है 18 फीट। और अगर आप विक्ट्री टावर की बात करते हो, जो चंद्रगुप्त द सेकंड ने बनवाया था और जो आज भी दिल्ली में मौजूद है, वो भी काफी बड़ा सा था। आप वो मेजरमेंट के लिए, वो स्केल के लिए मैंने ये विक्ट्री टावर के बाजू में कुतुब मीनार दिखाया हुआ है। तो कुतुब मीनार जितना ही उसका हाइट था। ये पूरा आयरन से बना था, और इतने साल के बाद भी यहाँ पे ये आयरन पिलर पे कोई भी जंग यानी कि कोई भी तरीका का रस्ट या इरोजन नहीं लगा है। ज्यादातर हमने देखा है कि कोई भी आयरन का चीज है, अगर उस पे कलर नहीं लगा है तो उस पे से रस्ट होना शुरू हो जाएगा, आपको वो इरोजन भी देखने को मिलता है। पर यहाँ पे इतने साल के बावजूद भी ये चंद्रगुप्त ने जो विक्ट्री टावर बनवाया था, वहां पे कोई भी रस्ट या नो इरोजन देखने को नहीं मिलता है। और ये यही बात को दिखाता है कि इनके पास, हमारे एंसेस्टर्स के पास, ये मेटलर्जी के फील्ड में, ये केमिस्ट्री के फील्ड में या अल्केमिस्ट्री के फील्ड का काफी इन डेप्थ नॉलेज था। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक, साइंस ऑफ मेडिसिन एंड सर्जरी। एंशिएंट इंडिया ने मेडिसिन साइंस एंड सर्जरी के डिपार्टमेंट में क्या क्या चीजें हासिल की, उसके बारे में देखते हैं। महर्षि चरक, महर्षि सुश्रुत एंड महर्षि वाघभट्ट had achieved unprecedented progress in medicine, science and surgery of ancient India. Maharshi Charak wrote Charak Samhita, which mentioned more than 2000 medicinal herbs. Maharshi Susrit wrote Susrit Samhita, which mentioned the instruments used in surgery, and Maharshi Vagbhatta, who wrote Vagbhatta Samhita as well as Ashtang Hriday. He also made a valuable contribution to diagnosis of various diseases. The study of Charak Samhita, Susrut Samhita and Vagbhat Samhita is very useful for every doctor. अगर आप एंशियंट इंडिया की बात करते हो और वहां पे भी स्पेशली मेडिकल साइंस एंड सर्जरी की बात करते हो, तो जैसे हिंदुइज्म में ट्रिनिटी है, नो त्रिदेव है, ब्रह्मा विष्णु महेश,
ऐसे ही एंशियंट इंडियन मेडिकल साइंस एंड सर्जरी में ये ट्रिनिटी बोला जाता है, महर्षि चरक, सुश्रुत और वाघभट्ट को। ये तीनों ने सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट किया मेडिकल साइंस एंड सर्जरी के फील्ड में। और ये तीनों महर्षि ने, चरक, सुश्रुत और वाघभट्ट ने रिस्पेक्टिवली अपनी अपनी किताब लिखी, जो हर एक किताब के पीछे संहिता आता है। जैसे चरक ने लिखा चरक संहिता, सुश्रुत ने लिखा सुश्रुत संहिता और वाघभट्ट ने लिखा वाघभट्ट संहिता। और ये तीनों बुक्स आज भी मेडिकल साइंस में बाइबल की तरह यूज होती जा रही है। अच्छा, अब डिटेल में चरक संहिता में ज्यादातर चरक महर्षि ने क्या लिखा? उन्होंने 2000 से भी ज्यादा अलग अलग मेडिसिनल हर्ब्स यानी कि दवाई का जिक्र किया। सुश्रुत की बात करते हो तो एस सुश्रुत का ज्यादातर कनेक्शन सर्जरी से है, तो उन्होंने अलग अलग टाइप के 150 से भी ज्यादा मेडिसिनल सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट के बारे में बताया, उनका डेमोन्स्ट्रेशन दिया, मतलब उनका पूरा कैसे बनाते हैं वो इंस्ट्रूमेंट, किस चीज के लिए काम आता है, वो सारी डिटेल सुश्रुत संहिता में मौजूद है। और वैसे ही वाघभट्ट ने लिखा वाघभट्ट संहिता। और ये संहिता के अलावा इन्होंने एक दूसरा भी बुक लिखा जिसका नाम था अष्टांग हृदय। और वाघभट्ट का एक्सपर्टीज था ज्यादातर अलग अलग डिसीज के डायग्नोसिस के बारे में। अब देखो, चरक ने जो चरक संहिता लिखा वहां पे मेडिसिनल हर्ब्स के बारे में मेंशन था। सुश्रुत संहिता में अलग अलग सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट के बारे में लिखा था, वेरएज वाघभट्ट संहिता में अलग अलग डिसीज के डायग्नोसिस के बारे में लिखा था। और वाघभट्ट ने दूसरा भी एक बुक लिखा जिसका नाम है अष्टांग हृदय। The surgical instruments were so sharp that they could split a single hair into two. The process of medicines, their classification and uses were given. The surgeons were skilled to operate on abdomen, kidney, cataract, hernia, stone, piles, and bladder. They could join broken or displaced bones, abstract sharp things pierce into the body. The doctors could recognize the symptoms of illness, prescribe medicines, and give dietary instructions. तो एंशियंट इंडिया में मेडिकल साइंस एंड सर्जरी में काफी सारा काम हुआ था, जिसमें से सुश्रुत, जिनका कनेक्शन ज्यादातर सर्जरी से है, तो उन्होंने कुछ ऐसे सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट डेवलप किए थे जो इंसान के एक सिंगल बाल को हॉरिजॉन्टली तो कोई भी काट सकता है। जैसे आप बार्बर के पास जाते हो बाल कटवाने के लिए, तो वो आपके बाल जो काटेगा वो हॉरिजॉन्टली होगा। पर इन्होंने इतने शार्प इंस्ट्रूमेंट बनाए थे कि वो बाल को हॉरिजॉन्टली नहीं, वर्टिकली भी काट सकते थे। इनके पास दवाई के अलग अलग क्लासिफिकेशंस थे और वो क्लासिफिकेशन के हिसाब से ये दवाई का इस्तेमाल भी करते थे। इतना ही नहीं, ये सिर्फ एक इंस्ट्रूमेंट के बारे में मैंने बताया, इनके पास ऐसे ऐसे सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट थे जिसके चलते ये लोग एब्डोमेन का, किडनी का या कैटेरेक्ट का, हर्निया का, स्टोन का, पाइल्स का, ब्लैडर का, ये सारे ऑपरेशंस यानी कि सर्जरी कर सकते हैं। और मैं आपको बता देता हूँ कि दुनिया में सबसे पहला प्लास्टिक सर्जरी, जिसको राइनोप्लास्टी भी बोला जाता है, और उसके साथ साथ दुनिया में सबसे पहला कैटेरेक्ट ऑपरेशन करने वाला कोई बंदा है तो वो है एंशियंट इंडिया से बिलोंग करता महर्षि सुश्रुत। इन्होंने पहली बार दुनिया को कैटेरेक्ट कैसे निकाला जाता है, मोतियाबिंद का ऑपरेशन कैसे होता है, जो ज्यादातर बड़ी उम्र में होता है वो, और प्लास्टिक सर्जरी यानी कि नाक का प्लास्टिक सर्जरी जिसको राइनोप्लास्टी बोला जाता है, ये इन्होंने करके दिखाया था। इतना ही नहीं, अगर आपका कोई हड्डी टूट गया है या डिसलोकेट हो गया है कोई बोन, तो उसको भी ये ठीक करते थे। और नो बॉडी में अलग अलग तरीके से पियर्सिंग करके जो भी एलियन ऑब्जेक्ट है उसको कैसे निकालना, उसका भी इनके पास इन डेप्थ नॉलेज था। डॉक्टर्स अलग अलग डिसीज को उसके सिम्टम्स के जरिए, उसके अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक के जरिए आइडेंटिफाई करते थे और उसके हिसाब से इनको दवाई भी देते थे। और इतना ही नहीं, दवाई के साथ साथ ये लोग डाइटरी इंस्ट्रक्शंस भी देते थे। जैसे अगर आपको डायरिया हो गया है तो आपको
लूज मोशन के चलते सिर्फ लाइट फूड ही खाना है, खिचड़ी वगैरह, पिज्ज़ा, ये सारी चीज़ें नहीं खानी है। तो ऐसी डाइटरी इंस्ट्रक्शंस भी ये लोग दिया करते थे। The medical students were taught the method of surgery by doing surgery on dead bodies or wax statues. They had knowledge of plastic surgery as well, could stitch up torn nose and ear cartilages. They were expert gynecologists, women's doctor, and pediatricians, children's doctor. They conduct risky operations during pregnancy, during delivery. अब मेडिकल स्टूडेंट को सर्जरी का नॉलेज कैसे दिया जाता था? तो इनको डेड बॉडीज पे सर्जरी परफॉर्म करने का मौका मिलता था। अगर डेड बॉडी नहीं मिलता है तो वैक्स स्टैच्यू पे ये लोग सर्जरी करवाते थे, ताकि इनको प्रैक्टिकल नॉलेज मिले कि हकीकत में जब सर्जरी करना होता है तो वो कैसे परफॉर्म किया जाए। जैसे मैंने आगे बोला, इनके पास प्लास्टिक सर्जरी का भी नॉलेज था। नाक या कान के कॉम्प्लेक्स भागों में भी ये लोग तरीके से सर्जरी कर सकते थे। इनको गायनेकोलॉजी का भी नॉलेज था, बच्चों के डिसीज के बारे में भी नॉलेज था, और प्रेगनेंसी के दौरान ये लोग मुश्किल सर्जरी भी आसानी से कर सकते थे। शालिहोत्र and Vagbhat were pioneers in veterinary science of ancient India. Books on diseases related to Ashwa, यानी कि horses, and Hasti, यानी कि elephants, were written. Among them, Hasti Ayurveda and Ashwa Shastra are well known. अच्छा, ये ह्यूमन एनाटॉमी के बारे में तो जानते ही थे, पर वेटरनरी साइंस में भी इनका काफी अच्छा नॉलेज था। और यहाँ पे वन ऑफ द ट्रिनिटीज ऑफ नो ह्यूमन एनाटॉमी, दैट इज वाघभट्ट, और वाघभट्ट वेटरनरी साइंस में भी काफी नॉलेजेबल इंसान थे। और अगर वेटरनरी साइंस की बात करते हो तो वाघभट्ट के साथ साथ आपको शालिहोत्र का भी नाम याद रखना चाहिए। स्पेसिफिकली वेटरनरी साइंस में ये लोग ज्यादातर काम हॉर्सेस और एलिफेंट्स पे करते थे, क्योंकि पहले के टाइम पे अश्व एंड हस्ती यानी कि हॉर्सेस एंड एलिफेंट का अहम रोल होता था वॉरफेयर में। युद्ध के दौरान ये दोनों हॉर्सेस एंड एलिफेंट का काफी यूज होता रहता था, और इसीलिए इनको कैसे इनका देखभाल करना है, इनका हेल्थ या हाइजीन कैसे मेंटेन करना है, ये सारी चीजों का भी इनको नॉलेज था। तो दो नाम यहाँ पे आपको याद रखने हैं, एक है वाघभट्ट और दूसरा है शालिहोत्र। दे वर द पायोनियर इन द फील्ड ऑफ वेटरनरी साइंस। इन्होंने हाथी और घोड़े के अलग अलग डिसीज पे किताबें लिखी, जिसमें से सबसे ज्यादा पॉपुलर बुक्स है हस्ती आयुर्वेदा, जो नाम से ही पता चला है, मैंने आगे भी मेंशन किया, हस्ती माने एलिफेंट। तो ये हाथी के विज्ञान के बारे में, उसके सारे दर्द, उसके सारे नो प्रॉब्लम्स यानी कि डिसीज होता है, या आप उसको उस पे कैसे सर्जरी कर सकते हैं, वो हाथी के बारे में हस्ती आयुर्वेदा, और वैसे ही घोड़े के बारे में अश्वशास्त्र नाम के ये दो मशहूर बुक्स अवेलेबल थे। अब ये तो हुआ ह्यूमन एनाटॉमी और वेटरनरी साइंस के बारे में। काफी और सारे विज्ञान यानी कि अदर साइंसेस, जिसको आप प्योर ब्रांच बोल सकते हो या अप्लाइड ब्रांच ऑफ साइंस भी बोल सकते हो, ऐसी अलग अलग दिशाओं में भी हमारे एंसेस्टर्स ने काम करके रखे थे, जिसमें से कुछ एविडेंस जो बुक्स के जरिए हमको मिलते हैं, जिसका यहाँ पे लिस्ट दिया गया है, जहाँ पे भ्राव भव्य पंचाल नाम के राइटर ने प्रजनन शास्त्र लिखा, जो ज्यादातर रिप्रोडक्शन सिस्टम को दिखाता है या डेमोन्स्ट्रेट करता है। फिर चक्रपाणी दत्त ने चिकित्सा संग्रह लिखा, जहाँ पे अलग अलग डिसीज के डायग्नोसिस के बारे में डिस्क्रिप्शन दे के रखा है। फिर वात्सायन ने काम सूत्र लिखा, जिसको अगेन प्रजनन शास्त्र से जिसका कनेक्शन है, पर काम शास्त्र ज्यादातर हमारा जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम या एक्टिविटी है, उसको सबसे खूबसूरती से यानी एस्थेटिकली दिखाया गया है। तो काफी इंपॉर्टेंट बुक है, जिसका नाम है कामसूत्र, वात्सायन ने लिखा था। फिर आता है महर्षि पराशर, जिन्होंने वृक्ष आयुर्वेदा लिखा, जहां पे इन्होंने
पेड़ पौधों के विज्ञान के बारे में मेंशन किया। फिर आता है महर्षि पतंजलि जिन्होंने योग शास्त्र लिखा है। यहाँ ये पतंजलि का रामदेव बाबा से कोई कनेक्शन नहीं है। सो महर्षि पतंजलि इन्होंने लिखा योग शास्त्र। फिर महर्षि भारद्वाज इन्होंने लिखा यंत्र सर्वस्व। इन्होंने यंत्र तंत्र मंत्र के बारे में यहाँ पे मेंशन किया। और फिर आता है शकमुनि जिन्होंने काल गणना यानी कि कैलेंडर, अलग अलग टाइम का कैलकुलेशन कैसे होता है, आइडियल कैलेंडर क्या होता है, ये सारी चीजें इन्होंने काल गणना में लिखी। काल का मतलब ही होता है समय और गणना यानी कि कैलकुलेशन। तो शकमुनि ने लिखा काल गणना। Next one, progress made by ancient India in mathematics. Many discoveries were made in India in the field of mathematics in ancient India. These are given below. Indus Valley civilization used weights and measures which can be known through the remains found at Harappa and Mohenjo-daro. तो इंडिया ने मैथमेटिक्स के फील्ड में क्या क्या किया था इसके बारे में, जिसमें सबसे पहले मोहनजोदारो और हड़प्पा के जो एक्सावेशन है वहां से हमको वे एंड मेजरमेंट के अलग अलग स्केल्स मिले। तो उससे ये पता चलता है कि मोहनजोदारो और हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोगों को भी वेट और मेजर के बारे में पता था। इसका मतलब ये हुआ कि कहीं ना कहीं इनको मैथमेटिक्स का भी नॉलेज था। The names of numbers made up by placing 53 zeros after 1 were used in ancient India. The process of writing figure 0 after a numerical was discovered by sage Gritasman. Bhaskar Acharya wrote Leelavati Ganit and Bij Ganit in 1150. He discovered the signs of plus and minus for addition and subtraction. Brahmagupta introduced various types of equations. Bodhayan discovered many theorems of trigonometry. Apastamba defined the measurement of Yagnavedis, that is, geometrical measurements regarding the fire altar construction, in his book named Shulva Sutra. Modern mathematics is rooted in the discoveries made by ancient mathematicians. तो मैथमेटिक्स में काफी खूबसूरत सा काम हुआ जिसमें काफी सारी चीज तो आज भी मॉडर्न मैथमेटिशियन ये एंशियंट इंडियन मैथमेटिक या मैथमेटिशियन से ही ये इंस्पिरेशन लेते हैं। जैसे एंशियंट इंडिया में कोई भी नंबर के पीछे आप 53 जीरो लगा के उसके अलग अलग नाम बोल सकते हो, उसका अलग अलग कैटेगराइजेशन कर सकते हो। अब इसको समझाने के लिए मैं आपको सिंपल बात बताता हूँ। आज के टाइम में ज्यादा से ज्यादा एक नंबर के पीछे आप 12 डिजिट तक का गिनती गिन सकते हो। जैसे एक नंबर है 1 है और 1 के पीछे अगर आपने 6 बार जीरो लगा दिया यानी 6 टाइम्स जीरो तो वो होता है मिलियन। अगर आपने 9 जीरो लगा दिए एक के पीछे तो वो होता है बिलियन। और ज्यादा से ज्यादा 12 जीरो लगा दिए तो वो होता है ट्रिलियन। वी डोंट हैव फर्दर कैलकुलेशन। तो ये 12 डिजिट तक का ही आज हमारे पास बेसिक नॉलेज है। एंशियंट इंडिया में ये नंबर एक्सटेंड होता था 53 जीरो तक। इतना ही नहीं, द प्रोसेस ऑफ राइटिंग फिगर जीरो, मतलब कोई भी नंबर के पीछे जीरो लगाने से आप मैथमेटिकल कैलकुलेशन को इजीली आसानी से कर सकते हो। ये चीज पहली बार ग्रिट्समन नाम के हमारे ज्ञानी पुरुष ने दिखाया जो एंशियंट इंडिया से बिलोंग करता है। जैसे अगर आपको कोई मैथमेटिक कैलकुलेशन करना है, एक को डिवाइड करना है, तो आप एक ना लिखते आप लिखोगे 10 डिवाइडेड बाई 10। तो वो जीरो लगाने का प्रोसेस पहली बार प्रैक्टिकली डेमोन्स्ट्रेट किया हमारे ग्रेटेस्ट सेज ग्रित्समंद ने। भास्कर आचार्य इन्होंने लीलावती गणित और बीज गणित नाम के 2 बुक्स लिखे और वो भी 12th सेंचुरी में। अब बेसिकली मैं आपको बता देता हूँ, लीलावती गणित एक्चुअली इन्होंने दुनिया को मैथ्स यानी कि मैथमेटिक्स सिखाने के लिए नहीं लिखा था। भास्कराचार्य का एक डॉटर था जो इनको सबसे ज्यादा पसंद था और उनकी डॉटर का नाम लीलावती था। और लीलावती को गणित सिखाने के लिए इन्होंने एक पूरा किताब लिख दिया जिसका नाम अपनी बच्ची के नाम
के ऊपर से ही दे दिया, लीलावती गणित और बीज गणित। ये दो किताबें भास्कराचार्य ने लिखी। He also discovered the sign of plus and minus, that is for addition and subtraction. तो आज जो हम प्लस और माइनस का इस्तेमाल करते हो, वो कहीं ना कहीं we need to thank to our greatest sages, name भास्कराचार्य। ब्रह्मगुप्त दूसरे एक सेज है। इन्होंने इंट्रोड्यूस किया अलग अलग इक्वेशंस को जो मैथ्स में काम आ सके। बोधायन डिस्कवर मैनी थ्योरम ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री के अलग अलग थ्योरम बोधायन ने इंट्रोड्यूस किया। आबस्तम ने यज्ञवेदी को कैसे मेजर किया जाता है उसके बारे में अपनी किताब शूल व सूत्र में लिखा गया है। यज्ञवेदी यानी कि आप जहाँ पे हवन करते हो, यज्ञ करते हो, उसका एक मेजरमेंट रहता है। तो वो मेजरमेंट पहली बार डेमोन्स्ट्रेट किया आपस्तंभ ने। ऐसे काफी सारे इन्वेंशंस या काफी सारी बातें एंशिएंट इंडिया में पहली बार दिखाई गई थी, जिसका बेस आज कहीं ना कहीं मॉडर्न मैथमेटिशियंस करते हैं। तो वो अपने आप में एक नायाब सा अचीवमेंट माना जाएगा। आर्यभट्ट introduced method for multiplication, addition, subtraction, and for finding square root and cube root. He also introduced the Ashtanga method. Aryabhatta also discovered zero figure. He wrote Dashgitika and Aryabhattiyam. He has also given the value of pi as 3.14 or 22/7. He found the solution of fundamentals of mathematics like arithmetic and geometry. And because of this immense contribution, he is called the father of mathematics. आर्यभट्ट थे, इन्होंने जीरो का इन्वेंशन किया। ये यही बंदा है जिन्होंने दुनिया को पहली बार पाई का वैल्यू, वो होता है 3.14 या 22/7, उसको डेमोन्स्ट्रेट किया। इन्होंने मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन या स्क्वायर रूट या क्यूब रूट के फाइंडिंग के लिए अलग अलग मेथड्स दिखाई, और इसके लिए इन्होंने जो मेथड इंट्रोड्यूस किया उसको उन्होंने नाम दिया अष्टांग मेथड। इन्होंने दशगितिका या आर्यभट्टियम नाम की किताबें भी लिखी, और इन्होंने मैथमेटिक्स के जो बेसिक है यानी कि दो सेक्शंस है, अरिथमेटिक एंड ज्योमेट्री, उसके बारे में भी काफी डिटेल डिस्क्रिप्शन दिया। और इनके ये इमेंस कंट्रीब्यूशन के चलते आर्यभट्ट को इंडिया का फादर ऑफ मैथमेटिक्स भी बोला जाता है। एस्ट्रोनॉमी ऑफ एंशिएंट इंडिया। एंशिएंट इंडिया का खगोल विज्ञान या खगोल शास्त्र। The contribution of ancient India to science of astronomy is given below. A systematic study and research of astronomy was undertaken in the ancient universities of India. The scientists and astronomers studied the movement of constellation and the other celestial objects and developed astronomical principles based on their calculations. तो एंशिएंट इंडिया में एस्ट्रोनॉमी को सीरियस बिजनेस के तौर पे देखा गया, और जो खगोल विज्ञानी और बाकी जो रिसर्चर्स थे, इन्होंने प्लैनेट्स के, सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स के, तारों के, अलग अलग ग्रहों के, अलग अलग नक्षत्रों के मूवमेंट के बारे में डिटेल डिस्क्रिप्शन दिया, उनके इम्पैक्ट के बारे में, ये कैसे काम करते हैं, कैसे मूवमेंट करते हैं, ये सारी चीजों के प्रिंसिपल्स, इसके सिद्धांत भी एंशिएंट इंडिया के एस्ट्रोनॉमर्स या सेजिस ने दिए। मैथमेटिशियन आर्यभट्ट described the main principles of astronomy in his book Arya Siddhanta. He declared that the earth rotates on its own axis and that the shadow of the earth was the reason for the lunar eclipse. Owing to his contribution to the astronomy, India's first satellite was named after his name, that is Aryabhatta. आर्यभट्ट एक अच्छे मैथमेटिशियन तो थे ही थे, पर एस्ट्रोनॉमी में भी इनका कंट्रीब्यूशन जानदार रहा है। इन्होंने एस्ट्रोनॉमी के ऊपर एक किताब लिखी, और वो बुक का नाम था आर्य सिद्धांता। इन्होंने दुनिया को पहली बार दिखाया कि पृथ्वी का जो गोला है वो अपने एक्सिस पे घूमता है,
और अर्थ के शैडो के चलते ही लूनार एक्लिप्स होता था। जब लोगों को ग्रहण के बारे में काफी सारी मिस्ट्रीज थी, काफी सारी गलतफहमियां थी, तब उस समय में इन्होंने दुनिया को दिखाया कि भाई ये ग्रहण और कुछ नहीं है, मून एंड अर्थ एज वेल एज सन, इनके अलग अलग पोजीशन के चलते ये ग्रहण होते हैं। और इनके नायाब कंट्रीब्यूशन के चलते, एस्ट्रोनॉमी में इन्होंने जो कंट्रीब्यूशन दिया, उसके चलते जब इंडिया ने अपना पहला सैटेलाइट लॉन्च किया, तो वो सैटेलाइट का नाम भी ये महान वैज्ञानिक आर्यभट्ट के नाम के ऊपर आर्यभट्ट ही रखा। यानी कि इंडिया का पहला सैटेलाइट, उसका नाम है आर्यभट्ट। Brahmagupta propounded the laws of gravitation in his book Brahma Siddhanta. Varahmihir was a great astronomer as well as astrologer. He wrote Pancha Siddhantika and provided basic information on astronomy and astrology. He has stated the effects of movements of planets on human beings in his book named Brihad Samhita. तो ब्रह्मगुप्त है, इन्होंने दुनिया को पहली बार ग्रेविटेशन के बारे में बताया और उसका रिटन मेंशन इनकी किताब ब्रह्म सिद्धांत में मौजूद है। एक और सेज, एक और स्कॉलर वराहमिहिर, जिनका एस्ट्रोलॉजी में तो नॉलेज था ही था, एस्ट्रोलॉजी में इतना ही पावरफुल नॉलेज था, तो इन्होंने एक किताब लिखा जिसका नाम था पंच सिद्धांतिका, और वहां पे एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोलॉजी को सेपरेट किया गया है, दोनों के बीच के डिफरेंस के बारे में बात की है। इतना ही नहीं, इन्होंने एक और बुक लिखी जिसका नाम है बृहद संहिता, जहां पे प्लैनेट्स के मूवमेंट के बारे में और उसका ह्यूमन बीइंग पे कैसे असर होता है, यानी कि बेसिकली ये एस्ट्रोलॉजी डिपार्टमेंट के बारे में इन्होंने बृहद संहिता में काफी अच्छी जानकारी दी। एस्ट्रोलॉजी इन एंशिएंट इंडिया। अब एस्ट्रोनॉमी के बाद हम सीखेंगे एस्ट्रोलॉजी के बारे में, ज्योतिष शास्त्र। एस्ट्रोलॉजी इज एन एंशिएंट साइंस प्रैक्टिस इन इंडिया. Astrology means the study of effect of planets and celestial bodies on human beings. Varahmihir was a great Indian astronomer as well as astrologer. He has written Brihad Samhita, a book on astrology. Varahmihir has divided astrology into three parts, which are Tantra, Hora and Samhita. He stated the effect of planets on man's future. He has stated the traits of human beings, various types of animals, the time of marriage, ponds, wells, gardens, and good omen for sowing. तो ये ज्योतिष शास्त्र है, ये भी एक पुराना भारतीय विज्ञान है। यहाँ पे ज्योतिष शास्त्र में पायोनियर जो बंदा था, उसका नाम है वराहमिहिर। वराहमिहिर ने बृहद संहिता नाम का एक किताब लिखा, जिसमें ज्योतिष शास्त्र का इन डेप्थ नॉलेज है। इतना ही नहीं, ज्योतिष शास्त्र ने वराहमिहिर के जरिए 3 सेक्शंस मिले, यानी कि ज्योतिष शास्त्र को आप 3 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हो। पहला हिस्सा है तंत्र, दूसरा है होरा और तीसरा है संहिता। ज्योतिष शास्त्र में ये दिखाया गया है कि अलग अलग स्टार्स का ह्यूमन लाइफ पे क्या इम्पैक्ट रहता है, और उससे आप लोगों का भविष्य भी दिखा सकते हो। हर एक इंसान का अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक रहता है, और उसका कहीं ना कहीं कनेक्शन अलग अलग स्टार्स, अलग अलग प्लैनेट से रहता है। इसके बारे में इंसान को कब शादी करनी चाहिए, हर एक इंडिविजुअल के लिए शादी के लिए शुभ काम करने का सही समय, ये सारी चीजों का मेंशन वराहमिहिर ने एस्ट्रोलॉजी में करके रखा था। एंड द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, वास्तुशास्त्र एंड एंशिएंट इंडिया। एंशिएंट इंडिया का वास्तुशास्त्र, जहां पे वास्तुशास्त्र का मतलब होता है साइंस ऑफ आर्किटेक्चर। सो लेट्स सी। Brahma, Brihaspati, Bhrigu, Vashishta, Vishwakarma and Narad are pioneers of Vastu Shastra. Their contribution to Vastu Shastra is unique. Vishwakarma was the first architect of the gods. He divided Vastu Shastra in 8 sections. These include
Information regarding selection of place, shape, structure, proper planning for the place of palace, temple, ashwashala, forts, armory, and town planning. It provides guidance regarding selection of place for dwelling, its direction, shape, structure, planning of the bedroom, dining room, Brahmasthanam, that is a temple within the house. वास्तु शास्त्र में ये 7 ऋषि जिसको हम ज्यादातर सप्त ऋषि के नाम से जानते हैं, ये थे ब्रह्मा, बृहस्पति, भृगु, वशिष्ठ, विश्वकर्मा एंड नारद। ये सारे वास्तुशास्त्र के पायनियर्स थे और वास्तुशास्त्र में अपने आप में एक नया विज्ञान है। देवों का सबसे पहला आर्किटेक्चर था, उसका नाम विश्वकर्मा है। वास्तुशास्त्र को 8 अलग-अलग हिस्सों में बांटा गया है। ज्यादातर वास्तुशास्त्र में कौन सी जगह पे कौन से शेप में घर, मंदिर, महल, अश्वशाला यानी कि घोड़ों को रखने की जगह, फोर्ट, आर्मरी जहाँ पे आप अलग-अलग आर्म्स, वेपन्स, एम्युनिशन रखते हो, वो पूरा टाउन प्लान कैसे करना है, ये सारी चीजों का ब्लूप्रिंट या आप बोलो तो ये सारी चीजों के कंस्ट्रक्शन का येलो पेजेस ये वास्तुशास्त्र के नाम के सेक्शन में मौजूद था। अगर आपको घर बनाना है तो घर के लिए कैसा जमीन चाहिए, घर में आपका जो एंट्रेंस गेट है यानी कि प्रवेश द्वार है वो कौन सी दिशा में होना चाहिए, आपका रसोई घर, आपका डाइनिंग रूम या आपका भगवान का मंदिर वो भी कौन से डायरेक्शन में, किस रूप में, किस साइज या शेप में होना चाहिए, ये सारी चीजें मेंशन थी वास्तुशास्त्र में। और कहीं ना कहीं कनेक्शन, बिकॉज इट्स अ शास्त्र, बिकॉज इट्स अ साइंस, इसका कहीं ना कहीं कनेक्शन साइंस एंड टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ था। जैसे अगर आप कोई पर्टिकुलर अगर विंड डायरेक्शन में आप विंडो या उसी विंड डायरेक्शन के पैरेलल में आप विंडो एंड डोर रखते हो तो वहां से एयर सर्कुलेशन इजीली होगा। वैसे ही सनलाइट का होता है और इसके बेस पे ये पूरा वास्तुशास्त्र का ब्लूप्रिंट टिका हुआ है। सो अगेन आवर एंसेस्टर्स दे वर अ बिट ऑफ रिसर्चर, they were a wonderful scientist, and that's why they inculcate all this in-depth and complex knowledge of science and technology in a most simple and practical way, through different kind of sciences like Ayurveda, like Vastu Shastra, like astronomy and astrology. हाँ तो दोस्तों इसके साथ साथ हमारा चैप्टर नंबर 5 सोशल साइंस का खत्म हुआ जिसका टाइटल था इंडिया हेरिटेज साइंस एंड टेक्नोलॉजी। अभी तक अगर आपने हमारे चैनल इंग्लिश ए टू जी बाय मयंक वैद को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत उसको सब्सक्राइब करें ताकि आपको नए वीडियोस की अपडेट टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो चलिए मिलते हैं अब अगले वीडियो के अपलोड होने तक। आप सबको मेरा गुड बाय, टाटा, आओजो, सायोनारा, जय श्री कृष्ण, सब्बा खैर। थैंक यू वेरी मच।